हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टाइप 4 वाले इसमें दिए गए हैं, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर के टाइप 4 वाले क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो चलिए एक कलर लेते हैं अच्छा सा। ओके, परसेंटेज का सवाल में टाइप 4 वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है 12 लाख और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। मतलब क्या कहता है कि एक शहर की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या है जिसकी 12 लाख है और 2 वर्ष बाद मतलब प्रत्येक वर्ष वो 4% की दर से वो बढ़ता है। मतलब एक साल में 4%, फिर दूसरे साल में 4% की दर से बढ़ता है। तो क्या पूछ रहा है कि इसमें जो आएगा ये वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, मतलब 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या आएगी वो कितनी जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद, जो 4% की दर से बढ़ती है। तो देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली जनसंख्या लिख लेंगे कि कितनी जनसंख्या है। ठीक है, तो ये देखो पहले जो जनसंख्या थी वो 12 लाख है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 12 लाख। तो लिख लो, ये रहा 1 2 12 लाख हो गए। 12 लाख हो जाने के बाद पहले साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी? 4%। 4% की दर से जब बढ़ती है तो 4% की दर से बढ़ती है, यहाँ बढ़ने का मतलब है परसेंटेज है 100 से मानेंगे। 4% बढ़ गई मतलब 100% में 4% जोड़ दो, बस इतना ही इसमें ट्रिक है कि 4% की दर से बढ़ती है। अगर यहाँ पे अगर बोला जाता है कि 4% की दर से घटती है तो हम लोग 100% में से 4% घटा देते, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 4% की दर से बढ़ती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब 100% में 4% हम लोग जोड़ देंगे। 100% में 4 हम लोग जोड़ दिए तो ये बन गया 104। 104% और परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। ओके, और नीचे अगर 100 हो गया तो ये रहा पहला साल। 12 लाख की जनसंख्या में पहला साल हो गया। अब दूसरे साल में भी क्या कहता है, दूसरे साल में भी 4% बढ़ जाता है, तो इसमें भी 100 में 4 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद अब इसको काटापीटी करना है, यही से हमारा राइट आंसर निकलेगा। सबसे पहले इसको काटते हैं। अब देखो कैसे काटापीटी करेंगे। सबसे पहले नीचे के 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो यहाँ से उड़ा दो और 2 जीरो इसका उड़ा दो। ठीक है, उड़ गया। फिर नीचे 100 बचा है, इसका भी 2 जीरो खा जाओ, इसका भी 2 जीरो खा जाओ। अब बच गया 120, उसके बाद 104 और 104। अब सीधा सा है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब 104 को 104 से मल्टीप्लाई करें, चलो रफ में करते हैं। 104 और 104 को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कैसे क्या, 4 चौके 16, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 4। ठीक है, 416 बन गया। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 ही रहेगा। फिर 104 104। ठीक है, कितना बन गया, ये 6 बन गया, 1 बन गया, 4 4 8 बन गया। उसके बाद 0 बन गया, फिर 1 10816। अब जो 10816 बना है उसको भी कितना से 120 से मल्टीप्लाई करना था। सबसे पहले 12 से कर लेते हैं, 0 बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ये 12 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाता है 12 छके 12 50 12 छक 72। 72 का 2 हाथ में 7। ठीक है, 12 के 12 7 19, ये 9 बच गया। 9 के बाद इधर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 के बाद 9 9 आएगा, फिर ये बच जाएगा 2 2 आएगा, 12 का फिर 1। ओके, 129792। उसके बाद लास्ट में जो 120 का 0 था वो 0 उतार दो। इसका मतलब मेरा टोटल का टोटल जो जनसंख्या रहेगी वो क्या रहेगी, 1297। उसके बाद क्या आया है 920। ये रही मेरी 2 साल के बाद की जनसंख्या। और ये देखो कहाँ ऑप्शंस में मिल रहा है, 1297920, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, 2 साल बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वो हो जाएगी, ये देखो 12,97,920। ठीक है, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल से ये सब जनसंख्या टाइप 4 वाले में ये पूछे जाते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो
2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है, इसका मतलब पहले वर्ष की जनसंख्या मेरी दी गई है, कितनी है 12 लाख, पहले वर्ष की जनसंख्या है। 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या पूछी गई है जो 4% की दर से बढ़ती है, मतलब एक साल में 4%, फिर दूसरे साल में 4%। ओके, तो हमने क्या किया है, जो पहले वर्ष की जनसंख्या थी 12 लाख वो हमने पहले लिख लिया, उसके बाद एक साल में 4% बढ़ती है, इसका मतलब 100 में 4% जोड़ दो तो 104%, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे साल में बढ़ जाता है 4%, तो 4% को फिर से हम 100 में जोड़ लेंगे, 104 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज को हटाना पड़ेगा ना। उसके बाद काटा पीटी करेंगे तो हमारा निकल जाएगा, देखो कैसे मैंने सॉल्व किया है, 12,97,920 जो जनसंख्या है वो हमारी रह जाएगी, और ये रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं टाइप 4 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कलर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है कि एक सेकेंड, पेंसिल कहाँ है मेरा, ये रहा, क्या हो गया ये, एक सेकेंड, कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष, देखो पिछले क्वेश्चन जैसा है, पिछले सवाल जैसा। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, बढ़ती है। तो यदि 1991 में इसकी जनसंख्या कितनी है, 2,10,912, तो 1988 में यह कितनी थी। देखो पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि पहले ही जनसंख्या दी गई है, बाद की जनसंख्या पूछी गई है, यहाँ पे बाद की जनसंख्या दी गई है, पहले की जनसंख्या पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये बनाना होता है कि पहले ही हमें एक्स मानना होता है कि पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी ये मुझे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो जनसंख्या थी वो मुझे मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि एक्स जनसंख्या है। ठीक है, चलो एक्स जनसंख्या है, ओके एक्स जनसंख्या है। ठीक है, एक्स मान लेंगे। उसके बाद कितने साल तक 4% की वृद्धि होती है, तो 1991 के बाद सॉरी 1988 में कितनी जनसंख्या थी, तो मान लेते हैं कि ये 1988 की है जनसंख्या एक्स, मुझे नहीं पता। अब 1989 की जनसंख्या कितनी रही होगी, तो 4% की वृद्धि होती है, तो क्या करेंगे, 4% मतलब कितना, 4% मतलब हो जाता है कि 4% हो जाता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले 4% को क्या बनेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो आसानी हो जाएगी, वरना 4% काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 104/100 करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 4% का हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ निकालेंगे, बाएं साइड दाएं साइड निकालो। ठीक है, 4%, देखो 4% को हम लोग अगर फ्रैक्शन में काटेंगे तो परसेंटेज को पहले हटाओ, फ्रैक्शन को अगर हटा लिए तो नीचे बैठ जाएगा 100 बैठ गया। अब इसको काट लो, 4 एक बार में जाएगा, ये 4 25 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/25, 1/25 हो गया है। ठीक है, यानी 1/25 की दर से बढ़ती है, यानी 25 की रही होगी, एक बढ़कर 26 हो जाती है। ठीक है, 25 की रही होगी, एक बढ़कर 26 हो जाती है। एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 4%, पेंसिल कहाँ गया, ये रहा, 4% की जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई, 1/25। ठीक है, यानी 25 की चीज़ रही होगी, एक बढ़कर हो जाती है 26 हो जाती है प्रत्येक वर्ष हो जाती है। तो मेरी जो है 1988 में एक्स जनसंख्या है, तो मैंने लिख लिया एक्स जनसंख्या है। उसके बाद 1989 में कितनी जनसंख्या बढ़कर हो गई, तो 25 में एक बढ़कर हो गई 26 हो गई। ठीक है, तो 26/25 कर लेंगे। चलो 26/25 हो गया। उसके बाद 1990 में भी कितनी जनसंख्या हो गई, 2625, क्योंकि ये 4% की वृद्धि दर होती है, 4%, तो 4% की वैल्यू कितनी है, 26/25। ठीक है, उसके बाद ये 1990 और 1991, यहाँ देखो 1991 में भी ये जनसंख्या कितनी हो जाती है, 26/25, 4% की दर से बढ़ती है, मतलब 25 रही होगी, 26 बढ़ जाती है। ठीक है, 26 बढ़ गई, और टोटल मेरा कितना है जनसंख्या, इसकी जनसंख्या मेरी दी गई 4 साल बाद 2,10,912। ठीक है, तो इसको मिटा लेंगे यहाँ पे, अब लिख लो बराबर करके, यहाँ पे पेंसिल ये रहा, पेंसिल बराबर करो और लिख दो कितना, 2,10,912, यानी 2 लाख कितना है, 10,000 और 912। चलो यहाँ तक सही है।
यहाँ तक सही है। उसके बाद अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल लिया है 1/25। अब क्या है, 1991 में इसकी जनसंख्या 2,10,912 थी। तो 1988 में यह कितनी थी, मतलब पहले ही पूछा है कि पहले ये कितनी थी। तो 1991 से 1988 जोड़ लो, कितने साल हो गए, 4 साल। 1988 1, 1989 2, 1990 3 और 1991 4, 4 साल हो गए। तो 1988 में मेरी जनसंख्या नहीं पता तो मैंने x मान लिया है। उसके बाद 1989 में 26 हो गई, 26/25 कैसे आया कि 4% की दर से ना बढ़ते, यानी 25 रही होगी, ऊपर में एक जोड़ दो 26 बढ़कर हो 25 में एक जोड़ दो 26 बढ़ गई, ठीक है, यानी 26/25 हो गई दूसरे साल में। फिर तीसरे साल में 1990 में कितनी हो गई, 26/25 4% की दर से। फिर 1991 में हो गई 26/25 4% की दर से, जो कि मेरी कितनी हो गई टोटल जनसंख्या 21,900 सॉरी 2,10,912। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, काटापीटी करते हैं। तो सबसे पहले कैसे काटेंगे, देखो इसमें कैलकुलेशन है, इसमें आपको कैलकुलेशन स्पीड आनी चाहिए। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले 2 का पारा से काट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 26 को काटो 2 का पारा से 13 बार में, 2 13 26 होता है। फिर इसको काट लो 2 बार 2 का पारा से, 2 दहें 20 एक बार में जाएगा, 2 दहें 20। फिर ये 5 बार में जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 चौके 8 हो गया। फिर एक बचा 2 पचे 10, फिर 2 छंके 12, ठीक है, 2 का पारा से कट गया है। अब फिर से 2 का पारा से काटेंगे, ये 26 बीच वाला 26 काटो, 2 13 26, ठीक है। फिर इसको काट लो, ये कितना बार में चल जाएगा, ये चल जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, फिर 2 दूने 4, 2 सते 14, फिर 2 दूने 4, फिर 2 अठे 16, इतना बार में चल गया। कितना चल गया, 5 2 7 2 8, ठीक है। और भी कुछ कटेगा, और भी 2 का पारा से फिर कट जाएगा, 2 का पारा से ये 13 बार में चल जाएगा। फिर ये 2 का पारा से चल जाएगा कितना बार में, 2 दूने 4 हो जाएगा, एक बच गया, 2 छंके 12 हो जाएगा। फिर 2 तिये 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर एक बच गया, 2 छंके 12, फिर 2 चौके 8 हो गया, ठीक है, 2 6 3 6 4, ठीक है। और भी अब कटेगा। कौन सा पहाड़ा से कटेगा, 13 का पहाड़ा से कट जाएगा, ठीक है। 13 का पहाड़ा से कटेगा क्या, 13 का पहाड़ा से मुझे लगता है कि कट जाना चाहिए। चलो कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे करेंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स बराबर चलो लिख लेते हैं, एक्स बराबर ये कितना हो गया, 2 6 3 6 4, 2 6 3 6 4, ओके। उसके बाद नीचे जो 25 है बाएं तरफ दाहिने तरफ आ जाएगा, तो ये दोनों ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तीनों। ये 25 हो गया, फिर ये 25 हो गया, और ये फिर 25 हो गया, ठीक है, 25 25 हो गया। अब ये काट लो, ऊपर जो 13 है वो बाएं साइड में, ये नीचे आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये आएगा 13, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 13, तीनों नीचे आ गया है। अब इसको भी और काट लो, ठीक है, ये इधर हो गया, ठीक है, 13। अब 13 से इसको कैसे काटेंगे, 13 का पहाड़ा से ये कटेगा, कट जाएगा। 13 का पहाड़ा से ये काट लो, 26 कितना बार में जाएगा, 13 दूने 26 हो जाएगा। फिर ये एक जीरो बैठ जाएगा, फिर जीरो बैठ जाने के बाद 13 दूने 26, 2 बचेगा, 13 8 104 होता है, ठीक है। ये 20 28 में कट गया। अब और भी कटेगा, ये 13 का पहाड़ा से और कट जाएगा, ये 13 का पहाड़ा से कट जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। कलर चेंज करते हैं, 13 एकम 13, फिर 7 बच गया, 13 13 5 65, 13 5 65 में कट जाएगा। 65 के बाद आ जाएगा ये 13 6 78, ये 156 बार में कट गया। अब ये भी कट जाएगा 13 का पाड़ा से, 13 का पाड़ा से कितना बार में जाएगा, 13 कम 13, 2 13 2 26, 12 बार में चल गया, ठीक है, 12 बार में चल गया। यानी टोटल मेरा बच गया 12 25, 12 गुने 25 गुने 25 गुने 25। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, आप देख लो इधर। 12 को गुणा करेंगे 25 के साथ, फिर 25 25 ये कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, राइट साइड में ले लो, 625 हो गया। 25 को 25 से गुणा किया तो 625 हो गया। उसके बाद 625 को गुणा करेंगे फिर 25 के साथ, 625 को गुणा करेंगे 25 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा, 25 पचे 125, 5 हाथ में 2, हाथ में 12, 25 दूने 50, 60 70, ये कितना बन जाएगा 5 वो 2 6, ये हो गया 2 6, फिर हो जाएगा 1 5, ठीक है। हाँ 625 को 25 से गुणा किए तो 15,625 आया। अब इसको भी गुणा करेंगे 12 के साथ,
12 के साथ गुना कर लो इसको, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाथ में 6, 12 दूना 24, 6 30, हाथ में 3, 12 पच्चे 60, 12 छक्के 72, 72 3 75, 5 हाथ में 7, 12 पच्चे 60, 60 के 7 हाथ में 6, 12 एक 12, 12 और 6 18 हो जाएगा। यानी टोटल जो मेरा आंसर निकला है 18, यानी 1,87,500, 1,87,500 आंसर आना चाहिए। कहाँ पे है? 1,87,500, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,87,500 रुपये। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन में टाइम लगा है, बाकी समझने में कोई टाइम नहीं है। मैंने आसान से ट्रिक से इसमें समझाया है, बाकी कैलकुलेशन आपकी स्पीड है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगा है। देखो, पहले क्वेश्चंस में था कि पहले जनसंख्या दी गई थी, बाद की जनसंख्या निकालनी थी 2 साल बाद की। और दूसरे क्वेश्चंस में कहा गया था कि 4 साल बाद की जनसंख्या दी गई है, हमें पहले वर्ष की जनसंख्या निकालनी थी और निकल गई हमारी कितनी? ये रहा 1,87,500, जो 4 साल के बाद हो जाती है 2,10,912। ठीक है, कैसे निकला मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कि प्रत्येक वर्ष में 4% की दर से बढ़ती है। तो प्रत्येक वर्ष में जब बढ़ती है तो 1988 में 1988 से लेकर 1991 तक जाती है, तो 1988 की मेरी जनसंख्या नहीं दी गई है। ठीक है, तो उसको हम x मान लिए हैं। उसके बाद दूसरे साल में कितनी बढ़ती है? तो 4% की दर से, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25, यानी 25 की कोई चीज़ रही होगी, ऊपर में एक जोड़ दो 26 हो जाती है, यानी 26/25 हो गई है दूसरे साल में। फिर तीसरे साल में भी 26/25 हो गई है, क्योंकि 4% प्रति वर्ष होती है। उसके बाद फिर 26/25 हो गई, और टोटल जो जनसंख्या हो जाती है 4 साल बाद 2,10,912 हो जाती है। तो बस इसको x गुना 26/25, पहले साल, दूसरे साल में 26/25, फिर तीसरे साल 26/25, और टोटल जो हो गई है 2,10,912। बस इसी को काटा पीटी कर लो और हमारा राइट आंसर निकल गया है 1,87,500, जो पहले वर्ष की थी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। ठीक है, 4 लाख थी, यानी पहली जनसंख्या दी गई है। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी और इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है मतलब देख लो, इसमें फिर से हमें 100 में जोड़ना होगा, क्योंकि वृद्धि हुई है। अगर घटित होती तो 100 में से घटा देंगे। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई, तो दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई है। 2 साल बाद, यानी 2 वर्ष दी गई है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 4 लाख लिख लो आप। पहले साल में ये 4 लाख, 1 2 3 4 5, 4 लाख है। पहले साल में कितनी जनसंख्या बढ़ती है? तो 20%, 20% बढ़ती है, मतलब 100 में से 20 जोड़ लो। तो 100 में से 20 जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 120, और परसेंटेज को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 100। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा साल में 30% की वृद्धि होती है। तो दूसरा साल में 30% की वृद्धि होती है, तो इसका अर्थ ये है कि 30 में से 100% में से जोड़ दो 30% को, तो ये बन जाएगा 130%, और परसेंटेज हटाएंगे तो ये बन जाएगा 100। ठीक है, अब 100 बन गया। अब बस इसी को काटा पीटी करना है, तो काटा पीटी कर लो। कैसे कैसे कटेगा? सबसे पहले 0000 को सबसे पहले उड़ा दो, ये 100 कट गया, ये 2 0 उड़ा दो। ठीक है, फिर ये 100 कट गया, तो ये इसको भी 2 0 उड़ा दो। अब जो बच गया उसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये 40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 12 चौका 48 हो जाता है। ठीक है, तो 12 चौका 48 हो जाता है, 48 लिख लो। उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 को बाद में ऐड कर लेंगे। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 8 104 हो जाता है। 104 का 4 हाथ में 10 लिखो। 13 चौके 52, 52 10 62 होता है, तो 62 लिख लिए। और 0 कितना छूट गया? 1 0, 1 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे, 3 0 उतार दो, 1 2 3, यानी टोटल जो हो गया मेरा 62, 6,24,000। तो यहाँ पे लिख लो 6,24,000, 1 2 3, 6,24,000 जो है 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या मेरी बन जाएगी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6,24,000 हो जाएगी, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 6,24,000। कैसे निकला है? देखो, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है और सिंपल आसान सा क्वेश्चन था कि एक किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख दी गई थी। मैंने 4 लाख यहाँ पे लिख लिए। पहले वर्ष में 20% की बढ़ती है, तो यहाँ पे लिख लो 20%। 20% मतलब 100 में से 20 जोड़ दो, बढ़ गई मतलब 20 जोड़ देंगे, और अगर घट गई तो 100 में से घटा लेंगे। तो बढ़ गई, 20% की वृद्धि हुई है, वृद्धि मतलब बढ़ना होता है, तो 20 जोड़ दो 100 में, 120% हो गई,
जाएगी, परसेंटेज को हटा दो तो नीचे 100 हो जाएगा। फिर दूसरे साल में बढ़ जाती है 30%, तो 30% बढ़ जाने का मतलब है 100 में से 30% जोड़ दो तो ये बन जाएगा 130% बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। बस इसी को काटा पीटी करो तो मेरा निकल जाएगा 6,24,000 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये ग्रुप डी में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। कहता है कि एक शहर की 20% जनसंख्या जो है वो युद्ध के कारण मृत हो गई है, मतलब मौत को प्राप्त हो गई है 20% जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद शेष जो जनसंख्या है उसमें से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए हैं। ठीक है, मतलब एक जनसंख्या है जिसमें 20% जो आदमी है वो युद्ध के कारण मौत हो जाती है उनकी, और बाकी जो शेष जनसंख्या है उसमें 5% की महामारी में मारे गए हैं। तो हमें सिर्फ इतना लिखना होता है कि जो मर जाते हैं तो हमारे पास बचे कितने हैं, बस हमें यही लिखना होता है। तो सबसे पहले आगे और क्वेश्चन देखो। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, यानी वर्तमान जनसंख्या मेरी दी गई है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, मतलब पहले की जनसंख्या पूछी गई है। तो पहले की जनसंख्या पूछी गई है तो मुझे पहले की जनसंख्या तो मालूम नहीं है, तो हम लिख लेंगे एक्स जनसंख्या है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी जनसंख्या थी तो एक्स लिख लिया है। उसके बाद देखो कि 20%, आगे क्वेश्चन में पढ़ो शुरुआत से, कि 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई। ठीक है, तो 20% अगर मर गई है तो बची कितनी होगी, 20% अगर मर गई है युद्ध के कारण तो बची कितनी होगी, तो 100% में 20% अगर मौत हो गई है तो बची होगी 80%, क्योंकि 20% अगर मौत हो गई है तो बची कितनी होगी, 100 में से 20 घटा दो, 20 मर गया तो बच गया 80%। 80% अगर बढ़ गया तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे देखो शेष जनसंख्या, यहाँ पे देखो शेष जनसंख्या, शेष मतलब जो बच गया, x गुने 80/100 यही है शेष। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए हैं। 5% व्यक्ति फिर महामारी में मारा गया है, इसका मतलब 100 में से 5% मर जाता है महामारी में, तो बच गया कितना, 100 में से 5% महामारी में मर गया तो बच गया 95%, और 95% हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, यानी शहर की वर्तमान जनसंख्या जो अभी है वो 15,200 मेरी दी गई है। ठीक है, 15,200 दी गई है, तो हमें पहली जनसंख्या निकालनी है, मतलब इस x के वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस x के वैल्यू निकालनी, तो चलो इसको काटा पीटी करते हैं। तो काटा पीटी कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें 0 0 0 0 पहले उड़ा लो, क्या ऊपर में जो डिवाइड होगा तो ये 0 कट गया और ये 0 कट गया। ठीक है, अब जो 4 का पहाड़ा से सबसे पहले काटते हैं, ये 8 जो है ये 4 का पहाड़ा से काट लो, 4 दूने 8 हो गया। उसके बाद इसको काट लो 4 का पहाड़ा से, 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 3 15 4 8 32 हो जाएगा, फिर ये 0, यानी 380 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब देखो 19 का पहाड़ा से ये कट सकता है। ठीक है, 19 का पहाड़ा से कैसे कटेगा, 19 का पहाड़ा से सबसे पहले 2 को ही काट लो, 2 को 19 का पहाड़ा से काट लो, ये 2 19 बार में चल जाएगा, 190 बार में चल गया। ठीक है, अब 95 को देखो 190, ये भी 19 बार में चढ़ जाएगा। ठीक है, 19 पचे 95 होता है, और ये 19 दाएँ 190 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और भी कट जाएगा, ये 5 को काट लो, ये कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में, 5 दूने 10। ठीक है, अब जो राइट साइड में 2 है और इधर 100 है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि नीचे इधर डिवाइड में है ना, तो उधर दाएं साइड में आएगा बराबर के, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो फाइनली जो हम आंसर कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, 2 गुने 100 फिर गुने फिर 100, यानी अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 और 2 0 उतार दो, 1 0 2 0, फिर 2 0 उतार दो, 1 0 2 0, यानी टोटल जो मेरा लास्ट का आंसर निकला है कितना निकला है, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये नहीं, 20,000 जनसंख्या। तो कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में 20,000 जनसंख्या, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ग्रुप डी में ये पूछा गया सवाल है, 20,000 हमारा राइट आंसर निकला है। कैसे निकला है आप देखो, इसको समझो एक बार अच्छे से।
एक शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर जाती है और बाकी के शेष जनसंख्या 5% महामारी में मर जाती है। तो हमारे और वर्तमान जनसंख्या मेरी 15,200 दी गई है। तो बिल्कुल इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग लिख लेंगे। पहले की जनसंख्या मुझे नहीं पता है, तो पहले की जनसंख्या मैंने x मान लिया है। उसके बाद दूसरी जो जनसंख्या है 20% जनसंख्या मर गई है युद्ध में, तो बच गई कितनी, 80% मेरी बच गई है। ठीक है, उसके बाद महामारी में मर गई है 50%, तो बच गई कितनी, 95%। और वर्तमान जनसंख्या 15,200 है। बस इसी को अब काटा पीटी करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो निकला है वो 20,000 निकला है। ठीक है, यानी 20,000 जनसंख्या मेरी पहले थी और 2 साल बाद मर जाने के बाद, सॉरी 15,200 मेरी बाद की जनसंख्या है, 20,000 जनसंख्या पहले थी। तो 20% युद्ध में मर गई और महामारी में 5% मर गई। तो इसके बाद में जो मेरी जनसंख्या बची है 15,200 बची है वर्तमान जनसंख्या। इसलिए पहले की जनसंख्या मेरी निकली है 20,000 और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारे के सारे परसेंटेज में टाइप 4 वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है कि एक शहर, एक सेकेंड, एक शहर की 5% आबादी जो है उसकी मृत्यु किसी महामारी से हो गई है। ठीक है, कितने परसेंट, 5%। उसके बाद शेष जो है, शेष की आबादी 8% की घबराहट में आ गए हैं। तो यदि अब शहर की आबादी 88,000, यह पॉइंट नहीं है, ये कोमा है। ठीक है, कोमा याद रखिएगा, कोमा हम ब्लैक कलर से दे देते हैं, हमें ब्लैक कलर से हो जाएगा। ओहो, चलो आप मान लो 88,000 ही है। ठीक है, ये 88,000 है, 88,274 इसकी जनसंख्या है। तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में माने शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, यही हमें निकालना है। तो शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x लिख लो, क्योंकि मुझे जनसंख्या नहीं पता थी, x जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5% आबादी की मृत्यु हो जाती है महामारी से। तो 5% की अगर मौत हो जाती है तो 5% मर गई, तो 100% में 5% मर गई तो बच गई कितनी, तो बची हुई हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो 5% मर जाने के बाद 95% जो है वो मेरी सुरक्षित बच गई होगी। तो 95% लिख लो, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कहता है कि शेष जनसंख्या में से 8% जो घबराहट में आ गई है। अगर 8% घबराहट में आ गई है तो 8% में 100%, 8% में घबराहट आ गई है तो बच गई है 92%। ठीक है, 92% बच गई है। और जो इसके बाद जो मेरी वर्तमान जनसंख्या है वो हो जाती है 88,274। तो लिख लो 88,274। ठीक है, अब हो गया 88,274। अब हमें वर्तमान, पहले की जनसंख्या निकालनी थी x, वर्तमान जनसंख्या 88,274 है। अब जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में मेरा ये बैठ गया है, अब बस इसी को सॉल्व करना है हमें। तो ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काटापीटी करते हैं। तो 95 को काट लो 5 से, 5 का पारा से 19 × 5 = 95 होता है, 19 बार में काट लो और ये कट जाएगा 19 का पारा से, ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 20 से 100 हो जाता है। उसके बाद आगे भी कटेगा कुछ, आगे कौन सा पारा से कटेगा देख लो, 2 का पारा से इसको भी काट लो, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर ये काट लो, ये 50 बार में, ये 50 बार में कट गया। ठीक है, अब जो है राइट साइड में उसको भी काट लो, ये 2 का पारा से कट जाएगा। ठीक है, 2 का पारा से ये 46 कितना बार में, 23 बार में कट जाएगा। 2 23 से 46 होता है। और इधर भी काट लो, ये 2 का पारा से 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 तिये 6, फिर 2 सते 14। ठीक है, 2 का पारा से कट गया है। अब देखो कौन सा पारा से कट जाएगा, ये 74, 44137। ठीक है, 44137। और भी कुछ कटेगा, किधर से कटेगा, तो 19 का पहाड़ा से देख लो, 19 का पहाड़ा से कट सकता है। ठीक है, 19 का पहाड़ा से काट लो इसको, 19 का पहाड़ा से कितना बार में जाएगा, 19 का 19, 19 दूने 38, 2 बार में चल जाएगा। ठीक है, 19 दूने 38 हो जाएगा, 38 और 39 40, 6 बच गया, 19 1, 19 तिये 57 हो जाएगा। ठीक है, 19 तिये 57 हो गया, 1 बच गया, 19 57 4 43, 19 तिये 19 का 19 दूने 38, फिर 19 दूने 38 हो गया,
और 43 5 19 30 57 23 बार में कट गया। ठीक है, 23 में कट गया। अब 23 का पाड़ा से इसको काट लो, 23 का 23, 23 1 23, फिर 0 बैठ जाएगा, फिर 23 1 23, यानी टोटल जो मेरा बैठ गया है 20 गुने 50 गुने 101। क्यों? क्योंकि बराबर के राइट साइड में 101 है, तो इधर जो बीच 20 और 50 है वो दाएं साइड आएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 101 गुने फिर 50 फिर गुना फिर 20। बस इसी को आप सॉल्व करो और हमारा राइट आंसर हाथ में। देखो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, तो 50 को 20 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1000। 1000 बन जाएगा तो 101। ठीक है, और ये 3 जीरो उतार दो, 1 0 2 0 और 3 0, यानी टोटल जो मेरा फाइनल आंसर निकला है वो निकला है 10,000 1,01,000। ठीक है, 1,01,000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर देखो सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रारंभ की जनसंख्या थी, पहले की जनसंख्या वो थी 1,01,000। ठीक है, 1,01,000 हमारा राइट आंसर निकला है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रारंभ में जनसंख्या मुझे नहीं पता है, वो जनसंख्या निकालो, और 5% जिसमें प्रारंभ की जनसंख्या है उसमें से 5% की आबादी जो है उसकी मौत हो जाती है महामारी में, 5%। उसके बाद शेष 8% घबराहट में आ जाते हैं। तो अब जनसंख्या बचती है 88,274। तो पहले की जनसंख्या कितनी थी, तो पहले की जनसंख्या मान लिया मैंने x थी पहले की जनसंख्या, उसके बाद 5% अगर महामारी में मर गए हैं तो बच गए कितने, 95%। तो 95% यहाँ पे लिख लो। उसके बाद जो बाकी शेष है, शेष में से 8% घबराहट में हो गया, तो 8% अगर घबराहट में हो गए तो 100 में से 8 घटा तो 92% यहाँ पे लिख लो। 92% जो है वो घबराहट में आ गए। और उसके बाद वर्तमान जनसंख्या मेरी बच गई 88,274। तो 88,274 यहाँ पे हो गए। तो अब हमें निकालनी है पहली वाली जनसंख्या, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो काटा पीटी कर लो, मार धाड़ के इन लोग को एक कर लो, और ये हमारा राइट आंसर निकला है 1,01,000, जो पहले की जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है कि मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। देखो इसमें भी वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रही है। 12% मतलब 100 में जोड़ देंगे 12, 112% हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, मतलब 100 में से 15 जोड़ दो तो 115 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री जो है वो 1,28,800 रुपये है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, x थी, मुझे नहीं पता इसलिए x मान लिया। उसके बाद जो 12% की वृद्धि हुई, तो 12 में 100 में से 12 जोड़ दो, 112% हो जाएगी। परसेंटेज को हटाओ तो नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद गुना करो। उसके बाद दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। 15% वृद्धि होने का मतलब है 100 में से 15 जोड़ दो। 15 जोड़ देने का मतलब होता है 115 और बटे करेंगे 100। ठीक है, बटे हो जाएगा 100। अब आगे देखो, आगे क्या होता है, वर्तमान जो जनसंख्या होती है वो होती है 1,28,800। तो लिख लो 1,28,800। ओके, 1,28,800 हो गया। अब बस इसको काटा पीटी करना है, अब इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर होगा हमारे हाथ में। देखो अब इसको कैसे काटा पीटी, यहाँ कैलकुलेशन ही है। टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो देखो सॉल्व करो। सबसे पहले इसको सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, उसके बाद इसको 50 बार में काट लो, 2 50 बार में चल जाएगा। उसके बाद इसको भी काट लो, ये कितना बार में चल जाएगा, ये पहाड़ा 5 का पहाड़ा से चल जाएगा। 5 दूने 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 दिए 15, 23 बार में चल गया। उसके बाद ये 5 दूने 10 और ये 20 बार में चल गया। ठीक है, अब आगे भी देखो, आगे भी सॉल्व करेंगे। इसको 2 का पहाड़ा से काट लेते। ठीक है, 2 का पहाड़ा से ये 56 जो है वो 14 का 2 दूने 4, 28 बार में चल जाएगा। सॉरी कहाँ गया, ये 28 बार में चल गया। 2 28 बार में 56 चल गया। और इसको काट लो, ये 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर डबल 0। चलो यहाँ तो हो गया। अब इसको भी 2 का पारा से काट लो 14 बार में। ठीक है, 2 14 बार में चल गया। और ये चल जाएगा 2 3 6, फिर 2 3 6, 2 दूने 4, फिर 2 दूने 4, फिर डबल 0। ठीक है, अब और भी कटेगा क्या,
और भी कटना चाहिए, मुझे लगता है किस पहाड़ा से कटेगा ये, 2 का पहाड़ा से, मुझे लगता है 2 का पहाड़ा से कटना चाहिए, 14 का पहाड़ा से, 14 एकम 14, 14 दूने 14 दूने 28, हाँ 14 का पहाड़ा से कट जाएगा, 14 दूने 28 हो जाएगा, 28 4 बचे 14 3 42 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 0 0, ठीक है 23 हो गया। अब 2300 इसको काट लो, 23 का पहाड़ा से ये कितना बार चल जाएगा, 100 बार में चल जाएगा, ठीक है। अब जो मेरा टोटल बच गया है वो 50 बच गया है, 20 बच गया है और 100 बच गया है, ठीक है। तो बिल्कुल अब फाइनल आंसर जो होगा मेरा, फाइनल आंसर वो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 50, फिर गुना हो गया, फिर हो गया 20, फिर गुना कर दो, फिर हो गया ये 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे मेरा कितना आएगा, तो 50 5 दूने 10 का 10 हो गया, फिर 1 0 2 0, फिर 3 0 4 0, 4 0 उतार दो, तो ये हो गया 1 0 2 0 3 0 और 4 0, यानी टोटल का टोटल जो मेरा फाइनल आंसर निकला है वो निकला है मेरा 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख जो उसकी बिक्री हुई, 1 लाख रुपए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 1 लाख की बिक्री। और ये रहा ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, टाइप 4 वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। कहता है कि मोहन जो है वो पहले वर्ष में उसकी बिक्री 12% की वृद्धि हो जाती है, 12% बढ़ जाती है, फिर दूसरे साल में 15% बढ़ जाती है, और इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री है वो 1,28,800 हो जाती है। तो पहले 2 वर्ष में उसकी पहली बिक्री कितनी थी, तो पहली बिक्री हमें x थी क्योंकि हमें नहीं पता। दूसरे साल में जो बढ़ती है 12% की वृद्धि हुई एक साल में, तो 12% बढ़ा दो 100% में, तो 112% हो गई, तो 112 की जगह यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद 115% की बढ़ जाती है, तो 115% यहाँ लिख लिए। और वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जो मेरी बिक्री है वो 1,28,000, यानी ये यहाँ पे लिख लिया। अब बस इसको काटा पीटी करना है। तो देखो काटा पीटी कैसे कैसे मैंने किया, इसको बता दिया है अभी कुछ देर पहले। और इसको काटा पीटी करने पे मेरा जो राइट आंसर है वो 50 गुने 20 गुने 100 हो जाएगा, यानी टोटल को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। यानी पिछले साल जो एक्स की वैल्यू निकली है पहले साल, वो मेरी 1 लाख की बिक्री थी, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, ठीक है। चलो अब समझ में तो ज़रूर ही आ गया होगा, किसी को कोई कष्ट नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन को हम लोग समझने की करते हैं कोशिश, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 नंबर में कहता है कि अरविंद, एक सेकेंड, अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है, ठीक है। अरविंद जो है वो 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है, और वह इस राशि का 30% जो है वो साज सज्जा पे खर्चा करता है, और 20% जो है वो दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च कर देता है। चलो इसमें खर्च हो गए हैं, ठीक है। 25,000 रुपये का निवेश करता है और उसमें से 30% और 20% दुकान के लिए खर्च करता है, ठीक है। तो उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची होगी, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो बची होगी कितनी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30% और 20% खर्चा हो जाता है, तो टोटल कितने हो गया 50%, यानी टोटल खर्चा कर दिया, यानी टोटल जो मेरा पैसा रहा होगा वो है 25,000, ठीक है। तो लिख लिए 25, ये रहा 1000, उसमें से 30% और 20% दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिए तो ये 50% खर्चा हो गया। तो मेरे पास बचा कितना होगा, तो 100% में 50% अगर मेरा खर्चा हो गया है तो मेरे पास बचा होगा 50%, और 50% को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। नीचे हो जाएगा 100, यानी टोटल जो अभी मेरे पास राशि कितनी बची होगी, तो ये हमारी यहाँ पे इसको निकालना है, ठीक है। तो बस इसको आप काटापीटी करके सॉल्व करके निकाल लो आंसर, मेरे पास अभी कितनी राशि बची होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे 100 है, 100 को उड़ा दो और ये 2 0 उड़ा दो, ठीक है। अब इधर बच गया 25 को 50 से गुना कर लो, तो 25 को 5 से गुना किए तो ये बनेगा 25 25 125, तो 125 बन गया। अब जो जीरो है 1 0, ये उसका इसको 1 0 उतार दो और ये 1 0 उतार दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 फिर 1 0, यानी टोटल जो उसके पास राशि बची होगी वो बची होगी 12,500 रुपये, ठीक है। तो 12,500 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये 12,500 की राशि बची है, और ये रहा ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि लैंग्वेज भले ही थोड़ा सा लंबा लग रहा है आपको मैथ में समझने में, लेकिन ये काफ़ी आसान सा सवाल था, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 25,000 रुपये था, जिसमें से वो 30% खर्चा करता है इसमें
दुकान को सजाने में, और 20% खर्चा करता है कुछ अन्य सामान को खरीदने में दुकान के। तो टोटल वो खर्चा कितना कर दिया, 30% प्लस 20%, टोटल हो गया 50% खर्चा कर दिया। तो टोटल जो उसके पास तो 100% ही ना पैसा रहा होगा, और उसमें से 50% वो खर्चा कर देता है, तो उसके पास बचा कितना होगा, तो 100% में 50% खर्चा कर देता है तो 50% उसके पास बचा होगा, यानी 25,000 में 50% उसके पास बचा होगा। तो 25,000 में 50% बच जाने के बाद जो मेरा राइट आंसर अभी जो मेरे पास उसका पैसा बचा है वो निकला है 12,500 रुपये। कैसे मैंने निकाला, इसको काटा पीटी करो, 25,000 में से 100 इधर, 2 जीरो ऊपर ऊपर उड़ा दो, 50 को 25 से गुना करो तो हो जाएगा 125, और 2 जीरो बाकी उतार दो, तो टोटल जो मेरे पास पैसे बच गए होंगे वो 12,500 पैसे बच गए हैं, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा ग्रुप डी का पूछा गया सवाल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है कि संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। ठीक है, किसको, संयोग को एक पॉकेट मनी मिलती है, मतलब पॉकेट मनी एक पैसा मिलता है, और वह 20% जो है वो किताबें खरीदने पे खर्चा कर देता है, और बाकी का शेष जो पैसा है वो 25% स्टेशनरी खरीदने पे खर्चा कर देता है। ठीक है, तो जितने भी उसके पॉकेट मनी मिलती है उसमें से 20% वो किताबें खरीदने में खर्चा कर देता है, और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने में खर्चा कर देता है, और जो बचा है वो 10% गरीबों को दान के रूप में दे देता है। ठीक है, तो शेष वह मिठाई या फिर आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है, तो यह 13.5 रुपये का आता है। ठीक है, जो मिठाई उठाई खरीदता है तो 13.5 रुपये का आता है। तो उसका पॉकेट मनी कितना है, बस यही हमें निकालना है। ठीक है, तो बस उसका पॉकेट मनी हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो उसका पॉकेट मनी मुझे नहीं पता है, चलो ये हम मान लेते हैं उसका पॉकेट मनी मुझे नहीं पता है। नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि उसका पॉकेट मनी एक्स रहा होगा। ठीक है, उसका पॉकेट मनी एक्स रहा होगा। अब आगे देखो, आगे कहता है कि इसमें एक्स रहा होगा जिसमें से पॉकेट मनी में से 20% शुरुआत में देखो 20% किताब खरीदने में खर्चा कर देता है। अगर वो 20% किताब खरीदने में खर्चा कर देता है तो 20% अगर खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा कितना होगा, तो 100% में देखो 20% वो किताब खरीदने में खर्चा कर देता है तो उसके पास बचा होगा 80%। ठीक है, चलो 80% यहाँ पे लिख लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते जाओ, आगे कहता है शेष में से जो बचा है, ये शेष में से, ये शेष में से, ठीक है, यही शेष में से वो क्या करता है, स्टेशनरी पे खर्चा कर देता है कितना, 25%। ठीक है, स्टेशनरी पे 25% खर्चा कर देता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो 100% में 25% अगर स्टेशनरी में खर्चा कर देता है तो उसके पास बचा होगा 75%। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 75%, परसेंटेज को हटाओ तो नीचे हो जाएगा 100। अब आगे फिर बढ़ते जाओ, आगे कहता है जो बचा है यानी शेष पैसा, शेष पैसा मतलब ये शेष पैसा। ठीक है, ये शेष पैसा क्या करेगा, शेष पैसा में से 10% जो है वो गरीबों को दान कर देता है। ठीक है, गरीबों को दान कर देता है इसी पैसे में से, तो 100% में अगर 10% गरीबों को दान कर देगा तो उसके पास बचा होगा सिर्फ 90%, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, ओवरऑल मेरा टोटल का टोटल बैठता जा रहा है। अब आगे देखो, आगे कहता है कि वो शेष जो पैसा है वो मिठाई खरीदने में खर्चा कर देता है। तो मिठाई कितने में खरीदता है, 13.5 रुपये में, तो उसके पास जो टोटल जो बचा है वो 13.5 रुपये ही बचा है। ठीक है, 13.5 रुपये बचा है। तो इसका मतलब क्या है, उसके पॉकेट मनी कितनी थी, यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। यानी पूरा लैंग्वेज मेरा मैथ का लैंग्वेज में बैठ गया है। अब बस इसको काटा पीटी करना है और हमारा राइट आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे पहले वाले 80/100 को, इसको काट लो, 20 चौके 80 हो जाएगा और ये 20×5 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। और 75/100 इसको भी काट लो, 25 ये हो जाएगा 75 और ये 100 हो जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, अब आगे भी काट लो, ये चल जाएगा 90 और ये 100, 9/10 हो जाएगा। फिर ये 4 काट लो, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, दोनों को काट लिए। अब जो बच गया है 3, इसके बाद 9/10, 10 में देखो ये 10 काट लो तो ये 0 भी उड़ जाएगा। ठीक है, ये 0 उड़ गया, ये पॉइंट उड़ गया, मतलब 10 को उड़ा दो ये पॉइंट उड़ गया। अब आगे देखो, आगे के बाद अब जो बच गया 9 को 135 से डिवाइड करो, 135 से ये कितना बार में जाएगा, 9 एकम 9 और ये 15 9
हाँ ये 15 बार में चल जाएगा, ठीक है। 15 नमे 135 होता है, तो 15 बार में चल गया। और ये 3 का पारा से काट लो इसको, 5 बार में चल जाएगा, ठीक है। 5 बार में चल गया। अब टोटल जो मेरा बच गया है ये रहा 5, ये बचा है, और ये रहा 5 बचा है। तो ये ऊपर में 5 है, ये नीचे में 5 है। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5 25, यानी टोटल जो मेरा एक्स का वैल्यू है वो 25 निकला है। 25 निकला है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि मेरे पास जो पॉकेट मनी रही होगी वो 25 रुपये रही होगी, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 रुपये मेरी पॉकेट मनी थी, जिसमें से 20% हमने किताब में खरीद लिया, तो यानी 80/100 हो गया। फिर 25% स्टेशनरी में खरीद लिया, यानी 75/100 हो गया। फिर उसके बाद 10% गरीबों में दान कर दिया, यानी 90% हो गया। और जो मेरे पास टोटल बचा 13.5 रुपये का मैंने मिठाई खरीदे है, यानी मेरी पॉकेट मनी कितनी रही होगी, यानी 25 रुपये। जो इसका काट छाट के निकला मेरा आंसर 25 रुपये, ठीक है ना। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो एक शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कहता है कि मनीष जो है वो अपने वेतन का, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीष जो है वो अपने वेतन का 30% जो भाग अपनी माता को देता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 30% भाग अपनी माता को देता है मनीष, और शेष वेतन का 40% भाग वो बीमा योजना यानी इंश्योरेंस करता है, और भविष्य निधि यानी पीएफ फंड में रखता है। तो 4:3 के अनुपात में रखता है, ठीक है। तो चलो इसको एक बार आसान शब्दों में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो 30% भाग अगर वो अपनी माता को देता है तो उसके पास टोटल पैसे कितने रहे होंगे, सबसे पहले ये डिसाइड करना सीखो, ठीक है। सबसे पहले उसके पास 100% पैसा रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले उसके पास 100% पैसा रहा होगा, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये रहा 100% पैसा, ठीक है। उसमें से 30% जो है वो अपनी माता को देता है, तो 30% यहाँ पे लिख लो। ये रहा उसकी माता को दिया हुआ पैसा। और बाकी शेष जो है, शेष वेतन का 40%, यानी शेष कितना है इसका 70%। अगर 100% में 30% माँ को दे दिया तो बाकी कितना बच गया होगा 70%। और 70% का 40% भाग वो बीमा योजना और भविष्य निधि पीएफ फंड में जमा करता है, यानी 70% जो 70% बचा उसका 40%, तो इसका 40% निकाल लो, ठीक है। तो इसका 40% कितना निकलेगा, चलो इसका 40% निकाल लो। तो इसका 40% निकलेगा, देखो 1 0 उड़ा दो, 1 0 उड़ा दो, और 1 0 उड़ा दो, 1 0, 7 चौके 28, यानी टोटल जो है इसका 28 निकला, 40%, ठीक है। यानी 28 रह गया। अब जो 28 रह गया उसमें से 4:3 के अनुपात में वो निवेश करता है, ठीक है। 4:3 के अनुपात में निवेश करता है 28 को ही, यानी 4:3 साइड में लिख लो। ये 4 + 3 = 7, ये टोटल इसका 28 वैल्यू दिया गया है। तो 4 + 3 = कितना 7 हो गया। तो 7 की वैल्यू दी गई है मेरी 28। 4:3 के अनुपात में 28 को ही बांटता है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 7 चौका 28 डिवाइड कर लो, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 4, ठीक है। अब 1 की वैल्यू अगर 4 निकल गई है तो 4:3 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी मल्टीप्लाई करो 4 से, ये हो जाएगा 16। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 हो जाएगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। यानी कि ये जो 16 निकला और ये जो 12 निकला है ये 28 की वैल्यू है। यानी 28 में ये जो 28 रुपये निकला है इसमें से 16 रुपये जो है, ये 28 में 16 रुपये जो है वो बीमा योजना पे खर्चा करता है, बीमा योजना पे। और बाकी के 12 रुपये जो है वो कहाँ पे जमा करता है, पीएफ फंड में, भविष्य निधि में जमा कर देता है, ठीक है, 4:3 के अनुपात में। अब क्वेश्चंस को एक बार अच्छा से क्लियरली समझो कि मनीष अपने वेतन का, उसका वेतन 100% मैंने मान लिया है, 30% भाग अपनी माता को देता है, मैंने 30% लिख लिया, माँ को दे दिया। और बाकी शेष वेतन का 40%, शेष मतलब कितना 30% अगर दे दिया तो बाकी शेष बचा 70 का 40% जो है वो बीमा योजना मैं इंश्योरेंस करता है और पीएफ फंड में जमा करता है। तो कितना करता है 28 करता है, कितना अनुपात में 4:3 का अनुपात में। तो 4:3 का अनुपात मैंने दिया गया 28, तो 4:3 यानी टोटल को जोड़ के करो 27,
4 + 3 = 7 हो गया, टोटल 28 है, यानी 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 7 चौका 28, 7 28 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 1 की वैल्यू निकल गई। अब जब 1 की वैल्यू निकल गई तो हमें निकालनी है 4 और रेशियो 3 के अनुपात में। तो 4 को भी 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 16, और 3 को भी 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 12, यानी 28 को ही डिवाइड किया। ये जो है ये पीएफ इंश्योरेंस में डाल दिया 16 रुपये, और 12 रुपये डाल दिया पीएफ का फंड में। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखो, आगे कहता है यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना को निवेशित धनराशि का अंतर 6,300 रुपये है। देखो, अपनी माता को वो कितना दिया, 30% दिया, और जो धनराशि जमा की गई है बीमा में वो कितनी की गई है, बीमा में 16% की गई है। ठीक है, बीमा में 16% की गई, यहाँ पे देखो बीमा में 16% की गई है और माँ को दिया 30%। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर दिया है 6,300 रुपये, लेकिन मेरे हिसाब से तो इन दोनों का अंतर कितना है, 30 में से 16 को घटा दो, तो 30 में से 16 को घटा दिए तो ये बन गया 16 4 20 और ये 14। ठीक है, 14 इसका डिफरेंस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6,300 इसका डिफरेंस है, तो 6,314 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 को डिवाइड कर लेंगे 6,300 के साथ, तो ये डिवाइड होने पे ये कितना निकल जाएगा, डिवाइड होने पे निकल जाएगा ये 14 को गुना करो, 14 14 पचे 14 पचे 14 का 28, 14 × 42, 14 × 56 56, उसके बाद ये कितना बार में जाएगा, 4 14 × 56 हो जाएगा। ठीक है, 4 बार में चल गया 56 56 के बाद 4 3 से 14 25 70, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 450। ठीक है, चलो 1 की वैल्यू निकल गई 450। अब 1 की वैल्यू निकल गई 450, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मनीष का वेतन हमें निकालना है। मनीष का वेतन यानी 100% वो कमाता है, तो मनीष का वेतन कितना, अगर 1 यूनिट की वैल्यू है, अगर 1% की वैल्यू है 450 रुपये, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू यानी 450 को अगर गुना करेंगे 100 के साथ तो ये कितना हो जाएगा, 450 × 100 = और 0 बैठा दो, तो ये हो गया 45,000। तो 45,000 उसकी तनख्वाह रही होगी, और ये रहा ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में 45,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45,000 जो है वो मनीष पूरा महीना का महीना कमाता है 45,000, और याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मनीष जो है वो अपनी वेतन का 30% भाग जो है वो अपनी माता को देता है। अगर वो अपनी माता को 30% देता है तो कमाता कितना होगा, 100%, जिसमें से 30% अगर वो दे दिया तो 70% मेरा बच गया होगा। अब उस 70% का 40% भाग वो एक लाइफ इंश्योरेंस बीमा योजना में देता है और एक पीएफ फंड में देता है। तो 70% का 40% कितना निकला, 28 निकला। अब 28 में 4:3 के अनुपात में देता है। ठीक है, तो 28 को 4:3 अनुपात में कैसे निकालेंगे, तो 4:3 को वैल्यू दी गई है 28, तो 4 3 7 हो जाता है। तो 7 की वैल्यू अगर 28 दी गई है तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, 1 की वैल्यू निकल गई 4, तो हम 4:3 के अनुपात में 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 की वैल्यू निकल गई 16 और 12 निकल गई ये 3 की वैल्यू। ठीक है, 3 चौके 12 होता है, तो 12 की वैल्यू निकल गई, यानी वो बीमा योजना में दिया 16 रुपये 28 रुपये में से, और भविष्य निधि में मतलब पीएफ फंड में वो दिया है 12 रुपये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि जो बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 6,300 है, मतलब अपनी माँ को दिया वो 30% और बीमा योजना पे दिया था 16%, तो इन दोनों का अंतर जो है वो 6,300 है। लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों का अंतर कितना है, 30 - 16 = 14 अंतर है, लेकिन सवाल के हिसाब से 6,300 है, तो हम निकालेंगे 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू ही निकली, 1% की वैल्यू, तो 6,300 को डिवाइड कर लेंगे 14 के साथ, 450 निकल गई है। अब जब 1 की वैल्यू है 450, तो हमें निकालनी है पूरी की पूरी मनीष का वेतन मंथली इनकम, यानी 100% की वैल्यू। तो अगर 1% की वैल्यू है 450 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 × 100 = 45,000, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो अब आगे समझने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है, कहता है कि
एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण पाया गया है। ठीक है, 20%, कितने परसेंट? 20%, यानी टोटल मेरा 100% रहा होगा। और शेष खिलौनों में से 25% खिलौनों जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक है, क्षतिग्रस्त थे। तो यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या निकालनी है। तो चलो, खिलौनों की संख्या मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, 20% दोषपूर्ण पाए गए, मतलब 100 में से 20 अगर खराब निकल गए तो मेरे पास बचे कितने होंगे? 80% पूरे के पूरे बचे जरूर होंगे सही स्थिति में। ठीक है, और परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100 बैठ जाएगा। अब आगे बढ़ते जाओ। शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। 25% अगर क्षतिग्रस्त है तो 100 में से 25% अगर क्षतिग्रस्त हो गए तो मेरे पास सुरक्षित कितने होंगे? 75% होंगे। तो 75% यहाँ पे लिख लो। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, इसलिए मैंने नीचे 100 कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे उसके सही स्थिति में बच जाते हैं कितने खिलौने? 4800। तो लिख लो, यहाँ पे हो जाता है 4800। ओके, अब इसको काटापीटी करो। तो काटापीटी कैसे करेंगे? इधर देखो, सबसे पहले 20 का पारा से काटो। 20 चौके 80 होता है और ये 20 पचे 100 होता है। फिर ये होता है 25 ये 75 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, अब भी और जो कुछ कट रहा है तो काट लो। ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। ठीक है, अब 3 का पारा से काट लो। 3 का पारा से कौन कटेगा? ये 16 3 48 होता है, इसलिए 16 बार में चल जाएगा। 16 और ये 0 और 0। ठीक है, अब ये 5 का पारा से शायद कट जाएगा। ठीक है, 5 का पारा से कटना चाहिए, कटेगा कैसे? नीचे 5 है तो ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। कहाँ पे देखो, ये 5 है और ये 1600 है, तो ये बराबर किधर है? तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे हो जाएगा ये 80, और ये बाकी 2 0 उतार दो तो 1 0 और ये 2 0। तो ये टोटल मेरा कितना बन गया? 8000 रुपये। ठीक है, तो 8000 जो है मूल संख्या खिलौनों की थी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। देखो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा NTPC में पूछा गया सवाल। ठीक है, NTPC में पूछा गया सवाल है। 8000 खिलौने इसके मूल संख्या थी, जिसमें से 20% दोषपूर्ण पाए गए और 25% क्षतिग्रस्त पाए गए, जिसमें से 4800 खिलौने इसमें सही स्थिति में है। तो टोटल खिलौने मेरे कितनी थी? 8000। ठीक है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है। कहता है कि बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गया। ठीक है, अब देखिए नोटिस करिएगा, 4% टूट गया तो मेरे पास बचा कितना होगा? 96%, क्योंकि 100 में से हमेशा माइनस कर देना। जो खराब हो जाते हैं वो या टूट गए या घट जाते हैं तो हमें माइनस कर देना होता है, और जो बढ़ जाते हैं या ऐड कर लेते हैं तो हमें 100 में से जोड़ लेना होता है। तो 4% टूट गए मतलब खराब हो गए, तो इसका मतलब बच गया मेरा 96%। और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए हैं। ठीक है, तो शेष में से अगर दोषपूर्ण पाए गए हैं तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्या है? 4% टूट गया है। ठीक है, 4% टूट गया है, तो 4% को यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो, 4% टूट गया है, 4% टूट गया है। ठीक है, तो मेरे पास बचा कितना होगा? बचा होगा 100 में से 4% चल गया तो मेरे पास 96% बचा होगा। ठीक है, इसको बाद में 4% आप याद रखो। अगर 4% टूट गया तो मेरे पास बच गया होगा 96%। ठीक है, 96% बढ़ गया है। अब शेष का 25% दोषपूर्ण पाया गया। किसका? 96 का जो है 25%। तो चलो 96 का 25% निकाल लेंगे तो 25% दोषपूर्ण पाया गया है, तो 25/100 करो। चलो, कितना दोषपूर्ण पाया गया है सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको काटापीटी करते हैं। ठीक है, और ये जो 4% है ना, 4% मेरा पहले से ही टूट गया है। 4% अगर मेरा पहले से ही टूट गया तो चलो इसमें लिख लेते हैं। 4% यहाँ पे मेरा टूट गया है। ठीक है, 4% मेरा टूट गया है। अब इसको निकालो, तो इसको काटेंगे कितना बार में? 25 चौके 100 हो जाता है। 25 चौके 100 काट लो, और 4 को पारा से ही इसको काट लो। कितना बार में जाएगा? 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ये 4 चौके 16, 24%। 24% जो मेरा निकला है, ये रहा 24% जो मेरा निकला है वो दोषपूर्ण पाया गया है। ठीक है, खराब बल्ब। ठीक है, दोषपूर्ण मतलब खराब बल्ब। अब क्या है? ये 4%, देखो गौर करने वाली बात है कि 4% आगे क्वेश्चन में देखो, यदि टूट गए और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो।
ठीक है। यदि टूटे हुए बल्ब और ख़राब बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो देखो टूटे बल्ब मेरा कितना है 4% और ख़राब बल्ब मेरे कितने हैं 24%, तो दोनों की संख्या मेरी दी गई है कितनी 112। लेकिन मेरे हिसाब से 4% और प्लस 24% कितना होता है, तो 4 प्लस और 24 प्लस ये बन जाता है मेरा 24 को 4 से प्लस करेंगे तो ये बन जाता है मेरा 28%। ठीक है। अब जब 28% बन जाता है तो 28% की वैल्यू मेरी कितनी दी गई है, तो 112 दी गई है। ठीक है, 112 मेरी दी गई है, तो हम निकाल लेंगे सिर्फ 1% की वैल्यू। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 112 को हम डिवाइड करेंगे 28 के साथ। ठीक है, 28 के साथ डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें निकालना है खेप में बल्बों की संख्या कितनी है, तो 100 बल्बों मतलब पूरा का पूरा 100% की वैल्यू निकालनी है। पूरे के पूरे उस खेप में कितने बल्ब थे, तो पूरे के पूरे 100% बल्ब थे। 100% में ही ना 4% टूटा है, फिर 100% में ही ना 25% दोषपूर्ण पाया गया है। इसका मतलब उस खेपे में पूरा का पूरा बल्ब जो है वो पूरा 100% रहा होगा, और उसी बल्ब की संख्या हमें निकालनी है। बस इसको काटापीटी करो, तो कैसे काटापीटी करेंगे, 28 को 112 काट लो, कितना बार में जाएगा, 28 चौक 112 होता है। ठीक है, 28 चौक 112 होता है, ये 4 हो गया और ये 100 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 400। ठीक है, यानी उस खेपे पे मेरा कितना बल्ब रहा होगा, पूरा का पूरा 400 रहा होगा, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उस खेपे पे पूरा का पूरा बल्ब रहा होगा 400 बल्ब। ठीक है, और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, देखो बिजली के बल्ब में खेपे की संख्या 4% टूट गए थे। 4% टूट गए तो मेरे पास बचे कितने हो गए, 96%। मैंने लिख लिया 96%। शेष में से 25% दोषपूर्ण पाया जाता है। दोषपूर्ण पाया जाता है किसमें में से, 96 में से जो मेरे पास बचे हुए हैं। तो 25% दोषपूर्ण पाया गया है, तो निकालो जो 25% मैंने कितना मेरा निकला है, तो 25% निकालो, तो 25% हटाएंगे, 25/100 हो जाएगा, तो 96 का 25% निकाल लिए, मेरा 24% हो गया। यानी इतने बल्ब मेरे खराब रहे होंगे, और टूटे गए बल्ब मेरे 4% है, खराब बल्ब मेरा 24% है। ठीक है, अब दोनों की कुल संख्या मेरी दी गई है कितनी, 112। क्योंकि क्वेश्चंस में देखो यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो मेरे हिसाब से 4% टूटा है और 24% खराब बल्ब है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 28%। यानी 28% की जो है वो 112 मेरा टूटा गया है। दोनों की कुल संख्या 28% इक्वल टू 112 करेंगे, तो हम निकालेंगे सिर्फ 1% की वैल्यू। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 112 को डिवाइड कर लेंगे 28 के साथ, लेकिन हमें निकालनी है पूरे के पूरे खेपे पे बल्बों की संख्या। तो बल्बों की संख्या निकालेंगे तो पूरा का पूरा 100% निकालना होगा। तो यानी 112 को 28 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में चल जाएगा, 4 को गुना करेंगे 100 के साथ, तो ये निकल गया 400। उस खेपे में कितने बल्ब रहे होंगे, 400 की संख्या में रहे होंगे, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, और क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है, कहता है कि जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों पर, 12% अनाथालयों पर, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों पर, और 16% जो है वो चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करते हैं। तो शेष राशि 23,445 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो चलो हम यहाँ पे याद करेंगे कि अनाथालय में दान की गई राशि याद करनी है। तो सबसे पहले वो खर्चा कितना करता है यही हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो चलो खर्चा कितना करता है, सबसे पहले लिख लो 13%। ठीक है, क्योंकि 13% यहाँ पे 13%, तो हम लिख लेंगे 13, प्लस करो, उसके बाद 12% ये भी खर्चा करता है, तो 12 लिख लिए, फिर प्लस करो, फिर 14% खर्चा करता है, तो फिर 14%, फिर खर्चा करता है 16%, 16% लिख लो, लिख लिए। अब टोटल कितना खर्चा करता है मेरा, देखो तो 6 4 10, 10 2 12 3 15 के 5 हाथ में 1 1 2 3 4 5, ये 55% खर्चा कर देता है। ठीक है, अब देखो अगर वो 100% में वो 55% खर्चा कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना होगा, बचा होगा मेरे पास 45%। ठीक है, यानी 45%, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 23,445 बचा है, और वो जमा कर देता है बैंक में। यानी 45% की जो वैल्यू है वो मेरी दी गई है। ठीक है, तो 45% की मेरी वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है
23,445। तो हमें निकालनी है अनाथालय में दान की गई राशि। तो सबसे पहले टोटल हमें राशि निकालेंगे कि उसकी पूरी की पूरी 100% की राशि कितनी है। तो अगर 45% की वैल्यू है 23,445, तो हम निकालेंगे 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी निकलेगी, तो 23,445, इसको डिवाइड करेंगे 45 के साथ, ये रहा 1% की वैल्यू। लेकिन हमें निकालनी है पूरी की पूरी 100% की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अनाथालय पे कितना खर्च किया उससे पहले पूरा का पूरा निकालो 100% की वैल्यू। तो ये रहा 100% की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है कि अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात करें। तो अनाथालय में कितनी दान करता है, तो यहाँ पे देखो अनाथालय पे दान करता है 12%, तो 12% निकाल लेंगे इसका। तो 12 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काट लो, जो कट रहा है उसको काट लेंगे, काटा पीटी करो। तो देखो 100 से 100 काट लो, ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे भी कुछ कट रहा है क्या, तो आगे किसको किसको काटेंगे, आप देखोगे 9 का पारा से काट लो, ये चल जाएगा 9 पचे 45, और ये चल जाएगा 9 दूने 18, फिर 9 दूने 18, 19 20, 9 चौके 54 हो जाएगा, फिर 9 0 9 पचे 45, फिर वो ये 5 का पारा चल जाएगा, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 1 481 हो जाएगा। 481 कैसे हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। देखो 5 9 9 पचे 45 हो गया, फिर 9 दूने 18 हो गया, फिर 9 दूने 18, 9 छक 54, 6 बार में जाता है, ठीक है, 6 बार में जाता है, ठीक है। 9 छके 54, उसके बाद 9 पचे 45, 9 0 9 5 2605, तो ये कितना बार में चल जाएगा, 25 25 25, फिर 5 दूने 10, 521 चल जाएगा, ठीक है। 521 कहाँ पे है, एक बार इरेज करना पड़ेगा, ये रहा इसको, ठीक है। कितना बार में चल गया, एक सेकेंड, ये 26 पच्चे 25 हो गया, 25 25, एक गया, 5 दूने 10, और 521 हो गया, ठीक है। अब 521 को हम लोग डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये 12 के साथ, ठीक है। कलर कहाँ गया, ये रहा 521, और ये रहा 12, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन जाएगा, 12 1 12 के 2, हाथ में 1 हो जाएगा, फिर 12 दूना 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, और 12 पचे 60, और 2 62, यानी 6252, यही मेरा आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है 6252, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 6252 मेरा राइट आंसर निकला है। इतना राशि जो है वो दान करता है अनाथालय में, ठीक है। और ये रहा आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जेफरी जो है वो अपना जो वेतन है उसमें से 30% विकलांग में संगठन में दान करता है, फिर 12% अनाथालय में दान करता है, फिर 14% भी दान करता है, फिर 16% भी दान करता है। तो हमें निकालना है कि उसके पास जो बाकी राशि है वो 23,445 बच जाता है, वो बैंक में जमा कर दे। तो यही पूछा है कि अनाथालय में वो कितना दान करता है। तो अनाथालय में सबसे पहले देखो खर्चा कितना करता है, तो टोटल जोड़ लो, 13% प्लस 12% प्लस 14% प्लस 16%, इनको जोड़ लिया तो आ गया 55%, ये दान कर देता है। तो बचा कितना होगा, 45%। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 23,445 बचता है, यानी 45% की वैल्यू दी गई 23,445। तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकालें तो 23,445 को डिवाइड कर लो 45 का। फिर हमें निकालेंगे कि पूरा का पूरा पैसा, तो 100% के साथ गुना कर लो 100%। उसके बाद निकालना है अनाथालय में कितना दान करता है, 12%, तो 12% की वैल्यू निकाल लो। तो बस इनको काटा पीटी करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 6,252, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ये तो 13 हो गया, एक सेकेंड, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। 13 नंबर में कहता है कि मीनाक्षी जो है वो अपनी मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी पे खर्चा करता है, फिर रेस्टोरेंट और मॉल जाने पर खर्च करती है, और बाकी के 80% जो है वो उसके घर के खर्चे पर खर्च किया जाता है। यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। 80% उसके घर के खर्चे पे खर्च करता है, और 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय फिर घर का खर्चा 48,000 रुपये है तो मासिक आय क्या है, यानी मंथली इनकम उसकी निकालनी है। तो देखो सबसे इसमें इजी क्वेश्चन है कि इसमें
गृह गृह खर्चा दिया गया है, ठीक है। तो गृह खर्चा 48,000 है और ऊपर में देखो कि 80% उसके घर का खर्चा, यानी घर का खर्चा 80% दिया गया है। इसका मतलब टोटल का टोटल 80% जो है वो घर का खर्चा करता है। लेकिन यहाँ पे देखो 80% की जगह यहाँ पे दिया है मासिक गृह व्यय, गृह व्यय व्यय मतलब खर्चा होता है, वो 48,000 है। यानी 80% की वैल्यू जो है वो मेरी 48,000 दी गई है। तो हमें निकालनी है मासिक आय, यानी पूरा का पूरा 100% की वैल्यू। तो 1% की निकाल लेंगे हम लोग। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 48,000 को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 80 के साथ, और पूरा का पूरा इनकम निकालने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। बस इसी को काटापीटी करो और हमारा राइट आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ये 8 1 0 काट लो, ये 8 कितना बार में चल जाएगा, 8 40 8 6 48, 2 0 को बैठा दो और बस इसको सॉल्व करो। तो ये 6 0 2 0 6 से उतार दो और इधर 100 का 2 0, कितना हो गया 60,000। 60,000 जो है उसका कितना है, मंथली इनकम है 60,000। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे आप पूछोगे कि सर ये 10% कहाँ है और ये 10% कहाँ गया, तो ये 10% सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना था कि 80% जो उसके घर के खर्चे पे खर्च करता है और पैसा भी दिया गया है कि उसका मासिक में जो गृह व्यय है, गृह व्यय मतलब घर का खर्चा 48,000 है। तो जब मेरा ये इसी से बन जा रहा है तो हम उस 10% को क्यों गिनेंगे, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। 80% की वैल्यू मेरी दी गई है 48,000, तो हमें निकालनी है पूरी के पूरे 100%, यानी मासिक वैल्यू निकालनी है, मासिक आय। तो मासिक आय निकालने के लिए 100% से गुना ही करना होता है। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालो ना। 1% की निकालेंगे वैल्यू, तो 48,000 डिवाइड करेंगे 80 के साथ, ये रहा 1% की वैल्यू। उसके बाद हमें निकालनी है पूरी की पूरी मासिक आय, तो 100 से गुना कर देंगे और ये निकल गया मेरा 60,000 रुपये, जो मेरी मंथली इनकम है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कहता है कि बिनोई जो है वो अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की संस्था को देता है, 16%, फिर 12% अनाथों की संस्था को देता है, फिर 13% दिव्यांगों की संस्था को देता है, फिर वह अपना वेतन 14% जो है वो हिस्सा मेडिकल की कैंप में मदद करता है। तो बाकी जो बच जाता है वो 20,925। बस इतना पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे लिख लो कि क्या है 16%, जितना वो खर्चा करता है उसको पहले लिख लो। तो पहले है 16%, 16 लिख लो, ये रहा 16%, फिर प्लस करो, फिर खर्चा करता है 12%, 12 लिख लो, फिर खर्चा करता है 13%, फिर 13 लिख लो, ठीक है। उसके बाद फिर खर्चा करता है वो 14%, 14 लिख लो, और टोटल मेरा खर्चा कितना हो गया, टोटल मेरा 16 बार 6 2 8 3 8 4 बार 3 15, यानी टोटल जो हो गया वो 55% खर्चा हो गया, ठीक है। अब देखो गौर करने वाली बात है, अगर 100% में वो अगर 55% खर्चा हो जाता है तो मेरे पास बचा कितना होगा, मेरे पास बचा होगा 45%। लेकिन क्वेश्चंस में क्या रहा है, कितना बचता है 20,925, यानी 45% की जो वैल्यू है वो दी गई है मेरी, कितनी भी दी गई है 20,925, 20,925। बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 20,925, ठीक है। ये रहा मेरा 1% की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना है पूरे का पूरा मंथली इनकम। मंथली इनकम मेरा 100% से गुना कर देंगे। मंथली इनकम यहाँ से निकल गया, लेकिन हमें मंथली इनकम भी नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि अनाथों की संस्था, ये अनाथों की संस्था में कितनी राशि दान करता है। तो अनाथों की संस्था पे यहाँ देखो 12% दान करता है, तो 12% से गुना कर देंगे। तो 12% को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ठीक है। अब बस इसको काट लो, इसको काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, ये 100 चल गया, ये 100 चल गया, काट लो। ये 9 5 45 हो जाएगा, और 9 का 5 काट लो, ये 9 दूने 18 हो जाएगा, 18 2 9 3 27 हो जाएगा, 2 हो गया, फिर 9 दूने 18 हो गया, 2 हो गया, 9 3 27 2 बच गया, 9 फिर 9 दूने 18 हो गया, 19 20 21 22, ये 9 5 45 हो गया, 23 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 5 से फिर काट लो, 5 चौके 20 हो गया, 5 चौके 20, ये 3 5 6 30 हो जाएगा, फिर 5 25 465 जो बच गया है, ये रहा 465। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 465 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 25 60, एक सेकेंड, कितना बन जाएगा देखो, 12 25 60 के 0 हाथ में 6, 12 25 60 5 6 72, 72 और 6 78, 78 का 8 हाथ में 7, 12 फिर 12 24 12 36, 12 चौका 48, और 48
और 7 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 55, यानी 5580 रुपये। 5580 रुपये जो है वो अनाथों की संस्था पे वो दान करता है। कितना? 5580 रुपये। कहाँ पे है ऑप्शंस में? ऑप्शन नंबर बी देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5580 वो दान कर देता है, किसमें? अनाथों की संस्था में। और ये रहा आरपीएफ का एसआई में ये क्वेश्चन सवाल पूछा गया था, और एएलपी और एनटीपीसी दोनों में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 समझने की कोशिश करते हैं। ये सभी के सभी टाइप 4 वाले सवाल हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में भी सेम क्वेश्चन से बिल्कुल कहता है कि मार्क जो है वो अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की संस्था पे, 16% अनाथों की संस्था में, 12% दिव्यांगों की संस्था में, और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप में मदद करता है। तो शेष बच जाता है 24,570। बिल्कुल सेम क्वेश्चन से वैसे ही करना है। 14% पहले लिख लो, खर्चा कितना किया है वो लिख लो, 14 प्लस 16, ठीक है, प्लस 12%, 12 लिख लो, फिर प्लस करो, फिर 13% को भी प्लस करो। टोटल कितना हो जाता? टोटल 6 4 10, 2 बार 3 15, ये भी हो गया 55%, ठीक है। अगर 100 में से, चलो 100 में से अगर वो 55% खर्चा कर देता है तो मेरे पास बचता है 45%, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 24,570 बचता है, यानी 45% की जो वैल्यू है वो मेरी दी गई है कितनी? 24,570, यानी 24,570। तो हम निकाल लेंगे सिर्फ 1% के वैल्यू, ठीक है। तो 1% की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 24,570, और डिवाइड करो किसके साथ? 45 के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि पहले पूरा इनकम निकालना है। पूरा इनकम निकाल लिए। अब वो क्या है, पूरा इनकम में से दिव्यांगों की संस्था को वो कितनी राशि दान करता है? तो दिव्यांगों की संस्था कहाँ पे है? ऊपर में देखो, यहाँ पे ये रहा, 12% दान करता है, ठीक है। तो 12, इसको भी 12% निकाल लो। इसका 12% कितना निकलेगा? 12/100 करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो अब बस इसको काट लो। ये 100 कट गया, ये 100 कट गया। अब देखो 45 को काट लो, यहाँ पे 9 5 45 होता है, ठीक है। और ये 9 का पारा से काट लो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 9 7 63 हो जाएगा, फिर 2 9 3 27 हो जाएगा, ये 3। उसके बाद 5 का पारा से काट लो, 25 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 25, फिर 2 बच गया, 2 25 25, 2 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 5 छक 30, 546 हो गया। अब 546 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 12 के साथ। तो कितना बन जाएगा? 546 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 12 छक 72 के 2 हाथ में 6, सॉरी 7, 12 चौक 48, 48 और 7 कितना बच जाएगा? 55 के 5 हाथ में 5, 12 50 60, 5 65, यानी 65 52। 65 52 जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में देखो, ठीक है, 65 52, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज का टाइप 4 वाले में। चलो आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 16 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है। कहता है कि मार्टिन जो है वो अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथों पे, 14% जीव के शरीर को दान करता है, और अपना वेतन का 16% एक चिकित्सा शिविर स्थापित करने में मदद करता है, और बाकी बच जाता है 42,300, ठीक है। यहाँ पे 42,300 हो जाएगा, ठीक है, 42,300 रुपये। तो चलो मासिक खर्चे में बैंक जमा करता है, तो हम निकालेंगे फिर वैसे जैसा का तैसा लिखो। 13% खर्चा कर देता है, फिर खर्चा करता है 12%, फिर खर्चा करता है 14%, और फिर खर्चा करता है 16%। सबको जोड़ेंगे तो 55 आएगा, क्योंकि आप जोड़ लो, ठीक है, मैं जोड़ चुका हूँ। उसके बाद अगर 100% में वो 55% खर्चा कर देता है तो उसके पास बचा होगा 45%, यानी 45% की जो वैल्यू है वो मेरी दी गई है कितनी? वो मेरी दी गई है 42,300। लिख लो 42,300। तो हमें निकालना है 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ देखो 42,300 डिवाइड करेंगे किसके साथ? 45 के साथ, 1% की वैल्यू। लेकिन हमें निकालें 100% की वैल्यू, क्योंकि पूरा पैसा निकालना है। सबसे पहले पूरा पैसा निकालेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। लेकिन हमें निकालना है कि अनाथों को कितना दान करता है। तो अनाथों को दान करो कितना में? ऊपर में देखो 12% दान करता है, तो अनाथों को 12% से गुना कर लो, 12% हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो, कैसे होगा? देखो फिर से 9 का पारा से काटो, 9 5 45, फिर ये
9 चौके 36 हो जाएगा, 36 4 2 6 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 0, फिर ये 5 का पारा से काट लो, ये हो जाएगा 5 9 45, फिर 45 2 5 चौके 20 यानी 940। 940 यहाँ पे हो जाता है। 940 को क्या करोगे आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 12 को 12 जीरो हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 48 का 8 हाथ में 4 और 12 9 में 108, 4 112 यानी कितना हो जाएगा 11,280। 11,280 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आरपीएफ एसआई में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है कि प्रमोद जो है वो अपनी मासिक आय का औसतन 10% अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है, शेष का 80% घरेलू व्यय पर खर्चा करता है और वह अपने वेतन का 10% बचाता है, तो वह मासिक रूप से 24,000 रुपये गृह व्यय। फिर देखो ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, गृह व्यय पे जब वो 24,000 खर्चा करता है और यहाँ पे देखो 80% वो घरेलू व्यय पे, यानी गृह व्यय और घरेलू व्यय दोनों तो एक ही है। इसका मतलब 80% की वैल्यू दी गई है 24,000, तो यहाँ पे लिख लो 80% की जो वैल्यू है वो दी गई है मेरी कितनी 24,000। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे 24,000 दी गई है 80% की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालो, तो 24,000 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 80 के साथ। 80 के साथ डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें निकालना है उसकी वार्षिक आय। सबसे पहले मंथली इनकम निकालो, तो मंथली इनकम 100 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा ये मंथली इनकम। लेकिन हमें निकालना वार्षिक आय, तो वार्षिक आय एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर एक महीने में इतना कमाता है तो ये 12 महीने में कितना कमाता होगा, तो 12 से गुना कर लेंगे। बस अब इसको काटापीटी करो, काटापीटी करने पर देखो क्या होगा, 1 0 काट लो और ये 8 को गुना कर लो, ये 8 तो ये 24 हो जाएगा और 2 जबर ड्यू उतार दो। ठीक है, अब क्या है, अब इसको काट लो, 12 का 24, 12 तिया 36, 36 हो जाएगा, 36 लिख लो। अब बाकी 2 0 और 2 0 उतार दो, तो ये 1 0 2 0 फिर 1 0 फिर 2 0, ये कितना हो जाएगा 3,60,000। यानी कि वो साल में कितना कमाता होगा 3,60,000। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में देखो। ठीक है, कन्फ्यूजन वाला सवाल है लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, 3,60,000 रुपये मेरा सालाना इनकम हो जाएगा और यही मेरा राइट आंसर है। और ये देखो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे याद रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या कहता है कि मार्टिन ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13% दान करता है, फिर वेतन का 12% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को 14% और अपने वेतन का 16% चिकित्सा सहायता देने के लिए दान करता है। और उसके पास बचता है 42,750। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन से देखो, सबसे पहले दान करता है उसको अलग अलग लिख लो। ये 13% दान करता है, फिर 12% दान करता है, फिर 14% दान करता है और फिर दान करता है कितना 16%। टोटल जो मेरा है वो टोटल 55% वो दान कर देता है। तो मेरा अगर 100% मेरे पास रहा होगा पैसा, उसमें से 55 दान ही कर दिया तो मेरे पास बचा होगा 45%। ठीक है, अब 45% बच गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके पास बचता है 42,750। यानी 45% की जो वैल्यू है वो मेरी दी गई है कितनी 42,750। तो लिख लो 42,750। ठीक है, 42,750। तो हमें निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, तो 42,750। इसको डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, इसको डिवाइड करेंगे 45 के साथ, 45 के साथ डिवाइड कर लेंगे। लेकिन हमें निकालना है पूरा मंथली इनकम, तो मंथली 100 से गुना कर लो। 100% इतना ही कमाता है तो मंथली में इतना कमाया। लेकिन हमें निकालना है अनाथालय को दान करता है, तो अनाथालय को कितना दान करता है, तो आप देखो ऊपर क्वेश्चन में पढ़ो अनाथालय को कितना दान करता है। आप देखोगे काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का 13%, अनाथालय को अपने वेतन का 12%, अनाथालय को 12% दान करता है। ठीक है, अनाथालय को वो 12% दान करता है। तो 12% दान करता है तो फिर 12 से गुना कर लो, 12 से गुना करेंगे 12% बटे 100, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। बस इसको काटापीटी करो, काटापीटी करने पे देखो क्या निकलता है, 9 का पारा से कट जाएगा, ये 100 काट लो, ये 100 काट लो, इसके बाद ये 9 पचे 45 हो जाएगा और ये काट लो 9 चके 36 हो जाएगा, 9 चके 36, 4 2 6, 9 7 63,
4 बच गया, 9 5 45 ये और ये 0। अब बस बाकी जो है 5 इसको बड़ा सा काट लो, 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45 5 25 और ये 0। ठीक है, 950 हो जाएगा। 950 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, देखो 950 को मल्टीप्लाई करो 12 से, ये 12 0 0, फिर 12 50 60 के 0, हाथ में 6, 12 9 में 108 और 6 14, यानी 114 हो जाएगा, यानी 11,400 रुपये राइट आंसर होना चाहिए। और ये फिर कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। ठीक है, 11,400 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 11,400 रुपये। और ये भी रहा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप 4 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आप लोग टाइप 4 वाले का यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि एक व्यक्ति के मासिक आय 50,000 रुपये है और वह इसका 25% कर पर खर्चा कर देता है और शेष आय का 30% घरेलू व्ययों पर खर्चा कर देता है, इसके पश्चात शेष आय जो है वो 10% मनोरंजन यानी सिनेमा देखने में खर्चा कर देता है, तो वह अपनी आय का शेष भाग की बचत करता है। तो आंकड़ों के सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो कितनी बचत करता है, तो चलो सबसे पहले लिख लेंगे कि सबसे पहले एक महीने, 12 महीने तो चलो ये बाद की बात है, सबसे पहले एक महीने में वो कितना खर्चा करता है, चलो वो निकालते हैं। ठीक है, बचत करता है एक महीने में, तो 50,000 रुपये है तो 50,000 लिख लो, ये रहा 50। उसके बाद 1 2 3, 50,000 में क्या करता है वो 25% कर पर खर्चा कर देता है। उसके पास बचा कितना होगा, 100 में से 25 गया तो बच गया होगा 75%। ठीक है, तो 75/100 कर दो। उसके बाद उसके पास शेष आय का 30% घरेलू कार्यों पर खर्चा कर देता है, यानी उसके पास बचा होगा 100 में से 30% चल गया तो बच गया होगा 70%। 70% लिख लो। उसके बाद गुना करो, फिर 10% टीवी सिनेमा मनोरंजन में खर्चा कर देता है, तो बच गया होगा 100 में से 10 गया, 90% खर्चा कर देता है। ठीक है, अब जब 90% खर्चा कर देता है तो अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद देखो ये रहा मेरा 1 साल का, 1 महीने का बचत। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे देखो क्या बचेगा, 25 दिए 75 कर लो और ये 25 चौके 100 कर लो। ठीक है, यहाँ कट जाने के बाद अब भी कुछ कट रहा है, ये 0 काट लो, ये 0 काट लो, ये 0 काट लो, ये 0 काट लो। ठीक है, अब 1 0 1 0 यहाँ पे काट लो, 1 0 1 0 यहाँ पे काट लो। ठीक है, अब देखो आगे कैसे है, 7 3 21 कर लो, 7 3 21 और 21 9 में कितना होता है, 21 9 में होता है 189। ठीक है, 9 1 9 9 3 18, 21 9 में 9 दूना 18, यानी 189 होता है। और 189 को 4 125, 4 को काट लो यहाँ, 4 का पारा से इसको काट लो, 125 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब 189 को 125 से गुना कर लो, तो 189 यहाँ पे है और 125 से गुना करो तो ये कितना बार में जाएगा देख लो। 189 को 125 से गुना करेंगे तो 9 5 45 का 5, हाथ में 4 हो जाएगा, 8 5 40 4 44 का 4, हाथ में 4, 5 के 5 4 9, 945 में चल जाएगा। उसके बाद ये 9 2 18 के 8, हाथ में 1, 8 2 16, 1 17 के 7, हाथ में 1 2 1 2 और 3। ठीक है, फिर और कट जाएगा 189। ठीक है, अब देखो कितना बच जाएगा, 5 8 8 4 12 और 12 9 21 के एक, हाथ में 1, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये रहा 189 यहाँ पे होगा। अब देखो 5 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 9 9 18, 18 7 25 26 के 6, हाथ में 2, 8 2 10 3 13 के 3, हाथ में 1 और 1 1 2, 23 625 हो गया। ठीक है, अब क्या ये 1 साल में मेरे बचत है। ठीक है, 23 625 लिख लो यहाँ पे, 23 625 ये मेरी 1 साल की बचत है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 12 महीनों के लिए समान मानते हुए हमें प्रति वर्ष की बचत करनी है। प्रति वर्ष की बचत याद रखो, तो 12 महीने का, अगर ये 1 महीने की है तो 12 महीने की देखो, तो 12 महीने से इसको गुना कर लो, 12 5 60, 12 5 60 के कितना हो जाएगा, 12 5 60 के 0, हाथ में 6, 12 2 24 36 के 0, हाथ में 3, 12 5 60, 12 6 72, 72 3 75 के 5, हाथ में 7, 12 3 36, 36 और 7 43 हो जाएगा, 43 के 3, हाथ में 4, 12 2 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 और 3, रुको, 12 50 60 के 6, हाथ में 6, 12 2 24 36 के 0, हाथ में 3,
12 चकार 12 पचास 60, 12 छक 72, 3 75 के 5, हाथ में 7, 12 24 12 13 36, 36, 4 3 43 के 3, हाथ में 4, 12 दूना 24, 24 और 4 28, यानी कितना हुआ 28। 2,83,500, यानी 2,83,500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? 2,83,500, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 2,83,500 ये मेरी बचत है 1 साल की, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, सब कैलकुलेशन की बात है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो चलो आज के टाइप 4 वाले परसेंटेज के क्वेश्चन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको पसंद हो गए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप वाले क्वेश्चन में परसेंटेज के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।